नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप विद मी में। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट दूसरा का हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि बीपीएससी 66वीं की जो दूसरा बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उस प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा बीपीएससी 66वीं का। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय इतिहास जो है उससे इसका कालानुक्रम इसमें व्यवस्थित किया गया है। जिस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है उस अनुसार से इसमें व्यवस्थित किया गया है इस सेट में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था। तो ये आपको नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर ले अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें कह रहा है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। दोस्तों ये आपको जो है गांधार शैली में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें कह रहा है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर जो इसका होगा अगर बात करें कलिंग विजय की तो ये आपको अशोक के 13वें अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, जो कि कलिंग विजय इसकी आखिरी विजय थी और यह युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया एवं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो हमने आपको बताया। अब अगला सेक्शन जो आ रहा है भारतीय इतिहास जो मध्यकालीन से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आए थे वो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर जो 5 में कह रहा है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। और बात कर लें इसके शासनकाल की तो इसका शासनकाल जो है दोस्तों आपको 1296 से 1316 तक था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देख लेते हैं दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। बात कर ले रहे हैं इसके कार्यकाल की तो 1556 से 1605 तक अकबर का कार्यकाल था और इसके द्वारा जो है इलाही सम्मत 1583 ईस्वी में चलाया गया था और इबादत खाना की स्थापना 1575 में कराया गया था और मजहर की घोषणा जो 1579 में कराया गया था। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन जो कि 8 नंबर में कह रहा है अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किसके राज्य प्रधान में सहायता करती थी। तो ये जो था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, शिवाजी में इसका सहायता करती थी। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे ये इनके इच्छा अनुसार पद प्राप्त करते थे और ये अष्टप्रधान के द्वारा दिए गए निर्णय इनके लिए बाध्य नहीं था, वो चाहे तो माने अन्यथा नहीं मान सकते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो आधुनिक भारत से आए थे उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लें तो दोस्तों वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल की बात कर लें तो ये 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल था और ये जो है सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार के लिए भी जाने जाते हैं और सती प्रथा का अंत इन्होंने ही राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा 1829 में किया था।
बात कर ले अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा इसका आंसर लॉर्ड क्लाइव होगा इसका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है दोस्तों 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेरठ से हुआ था। और कब से शुरू हुआ था, तो ये 10 मई 1857 से शुरू हुआ था मेरठ से। और इसका विद्रोह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। इस विद्रोह का प्रभाव जो है धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कि कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा। तो देखिए, आपको फंसाने के लिए बिरसा मुंडा का जगह पर सिर्फ बिरसा लिख रहा, बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है, इसमें क्या रहा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन करने के लिए दयानंद ऑप्शन भी दिया गया था, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1875 में किया गया था। और आर्य समाज को मानने वाले लोग जो थे शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्त आर्य समाज के बारे में। और बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें कह रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले, क्या कह रहे हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो ये जो थे एस राधा कृष्णन जो है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे और इन्हीं को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बात कर ले रहे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी हो जाएगा। अगर बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी जो थे, ये 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों कह रहा है कि सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया था। तो वे कौन थे। तो अगर इसमें बात कर लें करेक्ट आंसर की, तो उसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कह रहा है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी जो थे, ये दोनों ही थे इस विश्वविद्यालय आयोग के गठन में। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 17 में, तो इसमें कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपको 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 33 भाग लिया था। बात कर ले रहे हैं इस अध्यक्ष के इस कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, जिसे द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था, इसमें टोटल 431 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें कि 33 जो थे मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में किया था। तो दोस्तों ये जो है आपके एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन को पूछा गया है। इस प्रकार से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें कह रहा है कि नकदी फसल, क्योंकि नील की खेती से रिलेटेड था और नील एक नकदी फसल है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें, तो इसमें कह रहा 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से
कौन सा नहीं था। तो कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में कह रहा है, तो इसका उद्देश्य का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। वो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा कि क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन किए गए हैं वो उपयुक्त में से सभी इससे रिलेटेड हैं, जिसमें कि आपको कह रहा है कि देशवासियों के हित के में रक्षा, भारतीयों के बीच संपर्क तथा मित्रता बढ़ाना, ये भी एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा था। और देशवासियों के जाति संप्रदाय की भावना को दूर करते हुए उनमें राष्ट्र एकता को बढ़ाना, ये 2 पॉइंट इसमें सही है, जिस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसमें कह रहा है सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी और 1906 में इन्होंने ही लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बात रहेगा। तो यहाँ 1906 की बात कर रहा है तो लंदन में किया गया था इनके द्वारा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। तो ये आपको दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें कह रहा मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्यों होगा दोस्तों, तो इसका बारे में देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है 30 दिसंबर 1906 को इसका स्थापना ढाका में किया गया था दोस्तों। और इस अधिवेशन में पहली वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 से शुरू किया गया था और अमृतसर में हुआ था। इसका मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों लखनऊ में बनाया गया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि नियमित रूप से जो अधिवेशन शुरू किया गया था वो 1908 से किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें, तो इसमें कह रहा जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में जब काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था ना दोस्तों, तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1915 में, जो कि यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध दिया गया है, जो कि गलत, इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। अगर प्रथम विश्व युद्ध 1915 दिया होता तो वो इसका आंसर करेक्ट हो जाता। और महेंद्र प्रताप सिंह जो है आर्यन पेशवा के नाम से फेमस है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। ये जो है आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किसान सभा के नेतृत्व में ही ये तेभागा आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। यह जो है आंदोलन जो था दोस्तों सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों को फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कंपा राम सिंह तथा भवन सिंह ने किया था। अगर आपसे पूछ ले इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ध्यान रख लेंगे कंपारा सिंह और भवन सिंह ने किया था। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से किसी ने ऐसा बात कभी नहीं कहा था। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसमें कह रहा 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पूरा याद ना हो तो आप इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित था। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन में सी में है, तो आप इस तरह से इसका आंसर लगा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा स्थापना किया गया था। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जो आप बिहार विशेष से क्वेश्चन शुरू होगा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो शहर है दोस्तों वो राजगीर मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी था, वो था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
बात कर लें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो इसमें कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित हैं। बहुत कॉमन सा सवाल है, ये बिहार से संबंधित है, लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ किया गया था दोस्तों। इसका अधिवेशन किया गया था हजारीबाग में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसमें कह रहा बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना दोस्तों 1906 में ही किया गया था और इसका उद्देश्य जो था शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिक को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जय रामदास दौलत राम। और बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री, तो वो आपको श्री कृष्ण सिंह बने थे। और ये जो दौलत राम का जो कार्यकाल है दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक इसका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34 में, कह रहा है वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 3 जिला जो था 10 लाख से कम जनसंख्या वाला था। अब बात कर ले वो तीनों जिलों का कौन कौन सा नाम है। तो शिवहर, शेखपुरा तथा लखीसराय जो है ये 3 जिला हैं जिनका 10 लाख से कम जनसंख्या था अकॉर्डिंग टू 2011 जनसंख्या। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 35 की, जिसमें कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है मक्का का। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 36 की, तो इसमें कह रहा है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मधुबनी और दरभंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कह रहा है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूंग और मसूर। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, इसमें कह रहा है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन बात कर लें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतास जिला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें कह रहा है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि पूरे बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिला का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सहरसा जिला हो जाएगा दोस्तों। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, तो इसका कह रहा है बिहार अर्थव्यवस्था में विकास दर वर्ष 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 10.53%। और बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो इसमें कह रहा है दोस्तों बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में डैश था। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो बात करें प्रतिशत की तो सही प्रतिशत जो है दोस्तों वो होगा 22% इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 43 की, तो इसमें कह रहा है वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो 4767 मेगावाट था। अगले क्वेश्चन को देख लें, तो इसमें कह रहा है किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गेहूं के लिए।
बात कर ले रहे हैं और सारे कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए, तो 2017 में जो दिए गए हैं कुल खाद्यान्न के लिए जो दिया गया है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है, जबकि चावल के लिए जो दिया गया है दोस्तों वो पंजाब के लिए दिया गया है, और गेहूं के लिए बिहार को दिया गया है दोस्तों, और तिलहन के लिए तमिलनाडु को दिया गया है, और मोटा अनाज के लिए पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कृषि कर्मण पुरस्कार हैं जो हमने अभी आपको बताया। बात कर ले रहे हैं अगले क्वेश्चन जो कि 45 नंबर का है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि है बिहार में। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था आपको बाबू गुरु सिंह प्रसाद सेन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2018 ईस्वी में किया गया था। अब जो दोस्तों है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो पहला इसका क्वेश्चन जो आता है भारतीय संविधान से, जो कि 49 नंबर में है, वो है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है दोस्तों? तो ये आपको समवर्ती सूची में रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो इसमें कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये दोस्तों आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लगभग आप सभी को इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पता होगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, तो इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट एक तथ्य ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का 51 का जो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषा में क्या सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा। वो इसलिए इसका ये ई हो जाएगा, इसमें किसी भी कर को करारोपण करना और धन का उधार्य विनियम करना, भारत की संचित निधि के लिए धन विनियोग करना और भारत की संचित निधि के खर्च का विवरण देना, ये सारे जो है आपको इनसे परिभाषा में दिया गया है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें जो 53 नंबर में दिया गया है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से रिलेटेड है। तो इंदिरा साहनी बनाम जब आए तो आपको सरकारी नौकरियों और पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड को कनेक्ट करके इसका करेक्ट आंसर निकाल लेना है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, तो इसमें कह रहा है भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। अब ऑप्शन नंबर क्यों होगा ई, तो इसके बारे में कुछ आपको बता दें। इसके लिए कुछ शर्तें रखा गया है कि वर्तमान 2021 तक भारत में 7 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे कितने पार्टियों को, तो वो टोटल 7 पार्टियां हैं और राष्ट्रीय दल बनने के लिए निम्न शर्तों को आपको फॉलो करना होता है, जो इस प्रकार हैं। कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, और इसके अलावा लोकसभा में 2% सीटें हो या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो,
या इसके अलावा और है, इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी। अगर ये सारे कंडीशन अगर कोई भी पार्टी फुलफिल करती हैं तो उन्हें राष्ट्रीय दल बनने का जो है दर्जा दे दिया जाता है। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, जिसमें कह रहा है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही कटौती प्रस्ताव कहलाता है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, तो सूची दिया गया इसमें और दोनों सूची को मिलान करना। एक तरफ दिया गया है आपको उनके अनुच्छेद और उनसे रिलेटेड उसका नाम। अब मिलान कर लें तो इसका सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत का गठन, जो कि आपको पता होगा ये अनुच्छेद 40 में चले जाएगा, अनुच्छेद 40 में। अगला है समान आचार संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 से रिलेटेड है, तो ये आपको चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद है कृषि एवं पशुपालन, जो कि रिलेटेड है अनुच्छेद नंबर 48 से, तो ये चले जाएगा आपको 2 में। तो उसके बाद चौथा जो है दोस्तों वो है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, जो कि अनुच्छेद 50 से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा और इसमें 3 में। बात कर ले रहे हैं ऑप्शन नंबर ई में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास, जो रिलेटेड है आपको अनुच्छेद 51 से रिलेटेड है। तो इस प्रकार जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के जो आता है ऑप्शन नंबर ई आता है दोस्तों। कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर ई आता है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, जिसमें क्या निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन का अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है वो 51वां संविधान संशोधन जो है 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, इसमें कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पंचायती राज की समितियां इधर दिया गया है और इधर उससे जुड़े हुए वर्ष दिया गया है कि कब कब वो समितियों का गठन किया गया है। तो पहला दोस्तों देख लेते हैं CH हनुमंता राव जो है समिति, इसका गठन 1984 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में जाके मिल जाएगा। उसके बाद GVK राव समिति जो है, जो कि 1985 में किया था, इसका मिलान जो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। उसके बाद आता अशोक मेहता समिति, जो कि बहुत ही फेमस हुए थे, तो इसका गठन जो दोस्तों 1978 में किया गया था, जो कि 5 में जाके इसका मिलान हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में आपको आता बलवंत राय मेहता, जो कि आपको इसका मिलान हो जाएगा 1957 से, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में चले जाता है। और ये एक बच जा रहा LM सिंघवी, जिसका गठन जो दोस्तों हुआ था 1986 में हो गया था, जो कि 2 नंबर में मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हम निकालते हैं कोड के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर डी आता है। बात कर ले रहे हैं अब जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके लिए वो भूगोल से रिलेटेड आएगा। तो अब देखते हैं भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि 59 नंबर में है। राजस्थान में स्थित खेतरी का खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहता है वो तांबा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, जो इसमें कह रहा है भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो वो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों रहता है वो म्यांमार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 61 है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्पीति में ये बहती है। चंद्रा और भागा नदियां की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी रंगोली घाटी एवं भागा नदी पतरन घाटी से बहती हुई लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांदी नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर चंद्रभागा नदी बन जाती है। चंबा जिला पहुंचकर इसका नाम चिनाब हो जाता है। चिनाब नदी सिंधु का प्रमुख सहायक नदी है, जो इससे प्रमुख तथ्य हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो इसमें कह रहा है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है रन मोर
इसमें सॉरी इसका कह रहा है भरमौर जनजाति, कौन सा कह रहा है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बात कर लें भरमौर जनजातीय क्षेत्र की, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति जो अगर बात करें तो गद्दी, कनौरा, लाहौली, भरमौर, गुज्जर आदि हैं। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय आबादी कुल आबादी का 5.7% है। गद्दी जनजाति सर्वाधिक आबादी करीब 1.78% वाला जनजाति है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, तो इसमें कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़े उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश में है। बहुत सारे लोग इसका राजस्थान लगा के भी कंफ्यूजन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है एवं दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान एवं झारखंड है, जबकि तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारक जो है दोस्तों वो राजस्थान है। कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है, और उसके बाद झारखंड है, और उसके बाद मध्य प्रदेश है। उत्पादन में मध्य प्रदेश और भंडारण में राजस्थान होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 में, जिसमें कह रहा है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं क्यों इसका ऑप्शन नंबर ई हुआ। तो दंडकारण्य जो है ये क्षेत्र अंतर्गत में आते हैं किसके, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश का भाग आता है। यह करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो एक राज्य से अधिक में आता है, इसलिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन एक ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है 68 में, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। तो कौन सा कह रहा है, कौन सा मवेशी नस्ल जो है वो राजस्थान की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया हुआ हल्लीकर जो है ये नस्ल राजस्थान की नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर जब शुरू होगा वो विश्व भूगोल का शुरू होगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन जो आ रहा है वो है 69 नंबर का। इसमें कह रहा है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है दोस्तों डी, जो कि है ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में अवस्थित है ये नियाग्रा जलप्रपात। तो याद रहना है ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में ही है ये नियाग्रा जलप्रपात। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात कर ले रहे क्वेश्चन नंबर 70 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ा बेमेल है। इसमें जो दिया हुआ मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका एकदम सही मैच किया हुआ है, और उसके बाद सकाई जो है आपको मलेशिया का ये भी एकदम सही मैच किया हुआ है, और बेडाइन जो अरबी प्रायद्वीप का है ये भी एकदम सही मैच किया हुआ। उसके बाद किर्गिज जो है ये मध्य एशिया का ये भी एकदम सही मैच किया हुआ है। इस प्रकार से देखें तो ये चारों मैच किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 71 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी लॉरेन बेसिन जो है ये जर्मनी का नहीं अपितु ये फ्रांस का देश का है लॉरेन बेसिन। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, तो इसमें कह रहा रूस के किस शहर को उत्तर कोरिया का वेनिस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बात करें अगला क्वेश्चन नंबर की, जो कि 73 में है। कह रहा है यूरोप में पिरेनीज पर्वत, कौन सा, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन और फ्रांस को जो है ये अलग करती है। कौन, तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला ही अलग करती है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, जिसमें कह रहा है अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय महासागर में स्थित है।
अब जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो अर्थव्यवस्था से आएगा, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा अर्थव्यवस्था का, जो 75 नंबर्स में कलेक्ट किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? कौन दोस्तों? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IMF के द्वारा इसका प्रकाशित किया जाता है। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्रासमान लागत विधि जो है, जिसको कि आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्य में घटत, वो नहीं है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, इसमें कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको CSO के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें कह रहा है आयुष्मान सहकार योजना, कौन सा? आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें कह रहा भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 79 की, तो इसमें कह रहा है भारत के बजट किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? तो कौन सा दोस्तों? वस्तु कर लेन देन के लिए CTT प्रस्तुत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13-14 में किया गया था, 2013 और 14। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो इसमें कह रहा है भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों शुरू किया गया था 2005 और 6 में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, तो इसमें कह रहा है PM केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन जो है दोस्तों असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनमें जो भी कहे गए हैं वो एक से अधिक हैं। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, तो इसमें कह रहा भारत के राज्यों को वर्ष 2018 और 19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्रम सही रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है। बात कर ले रहे हैं इसमें 18-19 की, तो इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उसके बाद आपको पंजाब, तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश में। अभी बात कर ले 19-20 में चावल उत्पादक राज्यों की अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आता पश्चिम बंगाल, सेकंड में आता उत्तर प्रदेश, थर्ड में आंध्र प्रदेश, फोर्थ में पंजाब, फिफ्थ में तमिलनाडु और सिक्स्थ नंबर पे बिहार आता है। अभी बात कर लें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो इसमें कह रहा नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो बात करें इसके प्रभाव की, तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। एकदम सही बात है दोस्तों, जब नगद अनुपात कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ सकती है, ये भी सही है। और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, एकदम ये भी सही हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो इसमें कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो था इसका मुद्रा भंडार का मूल्य था। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 85 की, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मात्र 10.06% है। अब जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो भौतिकी फिजिक्स से रिलेटेड आएगा, तो शुरुआत कर लेते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा तो जो है ये भौतिक राशि है। बात कर ले रहे हैं आपको भौतिक राशि के बारे में, तो वैसे भौतिक राशि जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो तथा अन्य राशियों पर निर्भर ना हो मूल भौतिक राशि कहलाते हैं। ऐसी 7 भौतिक मूल राशियां हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, केल्विन, विद्युत धारा, एम्पियर,
ज्योति तीव्रता, कैंडेला, पदार्थ का परिणाम, मोल, ये सब जो है। बात करें वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो बल, वेग, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, ऊर्जा इत्यादि हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ध्वनि तरंग, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो प्रिज्म द्वारा जो है इसको करके संभव है इसका। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस पे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इसमें कह रहा है लेंस की क्षमता मापी जाती है डायप्लर में, किससे? तो डायप्टर द्वारा जो है लेंस की क्षमता मापी जाती है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणों का उपयोग नहीं होता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 92 की, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या कहलाती है? तो आवर्ती कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दूरी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें क्वेश्चन नंबर 95 में, ओम मीटर का मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रतिरोधकता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है 96 में नील रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Al2O3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। 97 क्वेश्चन की बात कर लें तो कह रहा है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन की संख्या के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बोरोन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99 का, जो एंटीबायोटिक कौन सा कह रहा है? तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो पेनिसिलिन जो है इसका उदाहरण है। बात कर ले रहे हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है। इसमें कह रहा है CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH4 हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, तो इसमें कह रहा है अम्ल वर्षा का या के घटक क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो घटक है HNO3 और H2SO4, ये दोनों संयुक्त रूप से हैं, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 102 की, जिसमें कह रहा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर D2O हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है पानी का pH मान कितना होता है? तो पानी का pH मान 7 होता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 104 की, इसमें कह रहा है वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम बैटरी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 105 में है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो कॉपर सल्फेट कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर जो 107 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आएंगे आपको जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 108 नंबर में है,
पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर लें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। हरे पौधे जो अवशोषित करते हैं वो ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 110 की, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है तो केरोसिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की, तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है तो वो बी नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय के द्वारा इसका होता है करेक्ट आंसर। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 112 में, तो इसमें कह रहा है BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 रोग हो जाएगा। अभी तक दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हिट लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए इस तरह से अच्छे वीडियो लाता रहूं। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 113 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि है इंसुलिन। बात करें क्वेश्चन नंबर 114 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि एरिथ्रोसाइट है। ऑप्शन नंबर सी में है एरिथ्रोसाइट। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 115 की, तो इसमें कह रहा है अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो ये खरगोश से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात कर ले रहे हैं अब जो क्वेश्चन आएंगे वो समसामयिक जिसको करंट अफेयर्स करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में, इसमें कह रहा है कमला हैरिस का पैतृक गांव जो है तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरुचर में इसका हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 117 की, तो इसमें कह रहा है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है गोवा में। अगला क्वेश्चन जो कि 118 में दिया गया है, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है सगुन। अगला क्वेश्चन नंबर जो दिया गया 119 में, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। बाकी की बात कर लें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है और दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। बट बात कर रहे हैं रूपसी हवाई अड्डा का, तो ये असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है राजस्थान। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121 की, तो बीज बचाओ आंदोलन बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में ये बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 122 की, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अशोक गुप्ता। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 123 की, तो इसमें कह रहा है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 124 की, भारत और चीन के बीच प्रथम औपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर दोस्त हो जाएगा आपको वुहान हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो कि चीन का एक शहर है। बात कर ले रहे हैं अगला क्वेश्चन जो कि 125 में है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन की बात करें जो कि 126 में है, किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। बात कर लें क्वेश्चन 127 की, जिसमें कह रहा है ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? क्या कह रहा है
ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है, तो ये सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति से संबंधित है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 128 की, जिसमें कह रहा वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाओस में था। बात करें क्वेश्चन 129 की, तो किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है, तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन नंबर है जो कि अमेरिका का है। बात करें क्वेश्चन नंबर 130 की, इसमें कह रहा है न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए में जो प्रियंका राधाकृष्णन होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 131 की, तो इसमें कह रहा है भारत की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतिहारी से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन 132 है, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यू जर्सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 133 है, शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे, जिसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई जा रही है, तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय का कांवरताल झील। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 136 की, 2020 फिडे क्या कह रहा है, 2020 फिडे के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है, तो संयुक्त रूप से भारत और रूस हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 137 की, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पियरे गैसली। कौन हो जाएंगे, पियरे गैसली हो जाएंगे। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 138 की, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एप्पल के द्वारा किया गया था। बात करें क्वेश्चन 139 की, तो इसमें क्या रहा IMO मसीहा के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सोनू सूद के द्वारा लिखा गया है। बात करें क्वेश्चन 140 की, तो इसमें क्या रहा निम्नलिखित देशों की HDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित कौन सा एक सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसमें कह रहा ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। बात करें क्वेश्चन 141 की, तो आपको यहाँ से गणित एवं मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाएगा, तो यहाँ पे गणित का क्वेश्चन आप देख लें और सॉल्व करें, हम इसका अभी आपको करेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। बात कर लें क्वेश्चन 141 की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 142 जो है इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख ले 143, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात कर लें अगला क्वेश्चन जो कि है 144, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि 0 है। इसके बाद क्वेश्चन 145 आता है कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है 11। बात करें क्वेश्चन 146 की, तो 146 में क्या रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसमें कि 50 दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 147 है, इसमें क्या रहा है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आ रहा है 148 के बाद जो है आपको 48 का क्वेश्चन है जो कि आपको इसका करेक्ट आंसर बता दिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 148 का होगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी जो 170 है। अगला क्वेश्चन 149 है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 150 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों निकल के आ रहा है वो आपको ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि है 20। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन मैथ्स के दिए गए हैं, आप इनको पॉज करके देखिए, सॉल्व कीजिए और इसका करेक्ट आंसर मिलाइए।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का श्रृंखला जो हमने शुरू किया आपको बेहद ही पसंद आएगा, और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को अपना प्यार दें। अभी आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, और इस तरह से हम आपके इस प्रैक्टिस सेट को अगले 10 से 12 दिनों पूरे कंप्लीट करा देंगे, और आप रिविज़न तौर पर इसको सुने और कम समय में इसको कवर करने का प्रयास किया गया है। तो धन्यवाद, लाइक एंड शेयर करते रहें दोस्तों, धन्यवाद।